मदर ऑफ ऑल डील्स, ये केवल मार्केटिंग गिमिक है, ऑप्टिक्स के लिए है, चिढ़ाने के लिए है, या वाकई है? जी, तो पहले तो मदर ऑफ ऑल डील्स का नाम तो फॉन डर लायन ने खुद ही बताया था। उन्होंने दिया। तो हम इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखिए जो इसमें दोनों अगर ज्योग्राफिकल एरिया को देखें तो कितनी बड़ी पॉपुलेशन, 2 अरब है ना, 1.5 हमारे तरफ, 500 उनके तरफ, बिल्कुल। तो ये कोई छोटा नंबर नहीं है। और दूसरा, अगर आर्थिक रूप से देखा जाए तो साइज ऑफ द इकोनॉमी जिसे हम कहते हैं, या साइज ऑफ द पाई, अगर हम पूरा भौगोलिक रूप से देखें तो 1/4 दुनिया का जीडीपी है ये। तो अपने आप में ये मायने रखता है कि दोनों साइड ने ये करा, वो सबसे पहला। दूसरा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है, थोड़ा सा जस्ट एक लाइन में, कि आप जो आयात निर्यात होता है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, उस पे आप टैक्स लगाते हैं जी। टैक्स क्यों लगता है? आपके यहाँ पे भी इंडस्ट्री है, तो अगर मैं और आप और हम 2 अलग अलग देश हैं, तो अगर मैं आपको बेच रही हूँ और आपके यहाँ पे स्टील का उत्पादन हो रहा है, आप नहीं चाहेंगे कि मेरे से यहाँ से सस्ता स्टील खरीदे, पहली बात। और दूसरा, अगर सस्ता है तो फिर आपके जो प्रोड्यूसर हैं आपके साइड पे, वो बोलेंगे हमारा नुकसान होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए राष्ट्र टैक्स लगाते हैं, जिसे हम टैरिफ कहते हैं। और दूसरा एक और टैरिफ है, वो भी समझ लेना चाहिए। वो जो टैक्स का नहीं होता, बट बाकी अलग सब कुछ उसमें आता है, वो कहते हैं नॉन टैरिफ बैरियर। यानी कि स्टैंडर्ड्स लगा दिए। हमने कहा कि भाई आपने इसको कैसे प्रोड्यूस करा, कारपेट ले लीजिए, कारपेट एक ऐसा चीज़ था इंडिया और यूरोप के बीच में कि हमें वो टैग लगाना पड़ा कि इसमें बच्चे इन्वॉल्व नहीं, चाइल्ड लेबर फ्री है। देखिए, तो इसे हम स्टैंडर्ड्स कहते हैं। वरना उन्होंने कहा कि हम खरीदेंगे नहीं अगर आपके यहाँ कारपेट बच्चे बना रहे हैं। हाँ, तो अब देखिए, हमारे लिए भी अच्छा है कि हमारे यहाँ पे भी कानून है, बट हमें पता है कि कानून का कई बार उल्लंघन हो जाता है। तो बट फिर हमने भी डेवलप करा चाइल्ड फ्री टैग, और वो टैगिंग करना शुरू हुआ। और इससे जो इंडस्ट्री है वो भी समझ गई कि उनका फ़ायदा है। अगर वो उसको टैग नहीं लगा पाएंगे तो उनका तो फिर माल वो बिकेगा नहीं बिकेगा। तो देखिए, इससे स्टैंडर्ड से फ़ायदे होते हैं, बट यूरोप स्टैंडर्ड बनाने में नंबर 1 है, अव्वल नंबर पे। और सबसे मुश्किल। इसको इसलिए कहा जाता है हाईएस्ट रेगुलेटरी बॉडी। और यहाँ तक कुछ देश उससे कहते हैं रेगुलेटरी इम्पीरियलिज्म, समझ लीजिए। है ना, उपनिवेशवाद है ये, नए किस्म का रेगुलेशन, रूल्स बना के करता है, इसके बहाने करता है। हाँ, तो ये जब लग जाएंगे तो ये इसे नॉन टैरिफ बैरियर कहा जाता है। इसमें वो पैसा नहीं ले रहा हमसे, लेकिन ऐसी शर्तें लगा देगा कि आपके लिए मुश्किल हो जाएगा बनाना और वह बेचना। हाँ, कि मीन्स आप अगर फलाना डाई उन्होंने बोल दिया है ये कैंसर प्रोड्यूसिंग है, हमने इसको निकाल दिया है, अगर आपके यहाँ अभी भी यूज़ हो रहा है तो कहते हैं जी आप कर लीजिए इंडिया में, बट हमारे यहाँ हम उसको अलाउ नहीं करेंगे। तो जंगल काटना हुआ, तो कुछ पशुओं पर बिल्कुल क्रूरता हुई, बिल्कुल बहुत सारी ये सब चीज़ें, है। हाँ, ये सब है। तो ऐसा नहीं है डाउन साइड है, बट आपको ये ध्यान में रखना है कि एक बहुत ही विकसित अर्थव्यवस्था है, दूसरी विकासशील है, समस्याएं हैं, हमारी पॉपुलेशन की साइज़ भी बहुत बड़ी है, तो रातों रात सब चेंज नहीं होता है। तो वो चीज़ को समझ में लाने में, बट क्या है कि हम ज़ीरो टैरिफ पे आ गए हैं। जैसे अगर मैं कुछ देखूँ, कुछ लेबर इंटेंसिव हैं, जो आपने पहले भी प्रश्न पूछा था, अमेरिका ने 50% डाल दिया। अब ज़ीरो टैरिफ का मतलब है इन सबको चैन की सांस आई होगी कल कि अब वंस ये डील पूरी चीज़ें उसकी फाइनलाइज हो जाएंगी, यूरोप के जब बेचेंगे जेम्स और ज्वेलरी, लेदर, टेक्सटाइल्स, इस पे ज़ीरो टैक्स है। तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि दूसरे देशों के तुलना में हम ज़्यादा बेच सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको ज़्यादा वॉल्यूम्स प्रोड्यूस करना पड़ेगा तो आपको यहाँ पे जाहिर सी बात है कि आप ज़्यादा लोगों को नौकरी में लगाएंगे। तो आप एकदम देख सकते हैं कि इसका क्या पॉजिटिव नेट हो सकता है। लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे इस सेक्टर में, क्योंकि ये है, और उसके आसपास का इकोसिस्टम डेवलप होता है, पूरा वो चीज़ होती है। पानी चाहिए, कच्चा माल चाहिए, सब कुछ, सब में बढ़ोतरी, सब में एक तरीके से वो एक डिमांड और सप्लाई का जो है चेंज हो जाएगा। दूसरा, भारत से जितने भी ऐसे प्रोड्यूस हैं वो अंतर्राष्ट्रीय जो वैल्यू चेन है, सप्लाई चेन है, उसमें और ज़्यादा जुड़ना शुरू हो जाएगा। छोटी सी एक जो है मुरादाबाद फेमस है कॉपर वेयर के लिए, और अपना वो इसके लिए वो कुछ उसको डिमांड आएगा, कुछ बड़ा करो। एक छोटा सा भी एसएमई जुड़ सकता है बड़े के साथ और बड़े वैल्यू चेन का हिस्सा हो जाएगा। ये ऐसी ये होती है। और अलग अलग सेक्टर्स हैं। हमारी जो देसी इंडस्ट्री है वो रेवोल्यूशनाइज होती हैं, बेहतर संगठित होती हैं, एक दूसरे की मदद करती हैं। बिल्कुल। तो
जो बिखरे हुए हैं लोग वो इकट्ठा होते हैं। बिल्कुल, देखिए आप अब वहाँ से ये आएगा कि इंडिया में सस्ता बन सकता है, तो बेटर डिज़ाइन की डिमांड आएगी। कोई वहाँ इटली से आके बोलेगा इंडिया में ही बनवा लेते हैं, तो वो उस चीज़ के साथ डिज़ाइनर वहाँ का, यहाँ का माल, कारीगरी यहाँ की, अच्छा, ये कॉपरेशन ये चीज़ें आप एकदम देखेंगे चेंज कर देगा, राइट। और अलग अलग सेक्टर्स हैं, बट सेंसिटिव सेक्टर भी हैं। एग्रीकल्चर है, जो है हमारे लिए सेंसिटिव है, उनके लिए है, डेयरी है, सोयाबीन है। सो इन सब चीज़ों को अभी चक्कर में थोड़ा, हमारा अमेरिका से झगड़ा है, हम हाँ नहीं खोल रहे। हाँ, वो चाहता है कि हम सोयाबीन उनसे ले लें, हमने कहा हम नहीं लेंगे। तो आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं पे उन चीज़ों को थोड़ा सा सिक्योर भी किया जाता है, सब चीज़ें नहीं खोली जाती हैं। और एक और जो हमने पहले भी बात करा था लग्जरी ऑटोमोबाइल्स की, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर चाह रहा था कि बिल्कुल मत खोलिए। अभी फ़िलहाल भारत के तरफ से 110% टैक्स है उन कारों पे जो यूरोप से बन के यूरोप आती से हैं। बन के आती सब हैं। कुछ यूरोप में होता है। हाँ हाँ। जी। और नॉर्मली ये बहुत महंगी गाड़ियां हैं। तो कल जो डिसाइड हुआ है कि टैरिफ की दर 110 से घटा के 40 पे ला गए, बट ये लग्जरी गाड़ियां हैं। तो मार्केट में थोड़ा सा उस पर आई थी, छींक हुई थी उसके ऊपर, बट ओवरऑल मार्केट ने बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन दिया है। और ऐसा नहीं है कि भारतीय प्रोडक्शन में ऑटोमोबाइल सेक्टर में सारा खत्म हो जाएगा, बस ये है कि सुपर लग्जरी सेक्टर में गाड़ियां आ सकती हैं। हम भी अपनी कारें बेच सकते हैं, हम भी अपनी बेच सकते हैं, हम अपनी सारी कारें बेच सकते हैं। ओके, हम तो सब कुछ हाँ, बेच हम सकते हैं। सब हाँ, कुछ सही बेच बात है। सकते हैं। हम और लग्जरी में है भी नहीं। हाँ, अब लेकिन देखिए इसका क्या एक पॉजिटिव ट्रेंड होगा कि ये कंपटीशन देता है हाँ, कंपनीज को।